और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि आरोपी संजय रॉय का डीएनए मैच हो गया है। डीएनए की अलग अलग प्रोफाइलिंग कराई गई थी। सीएफएसएल की टीम ने डीएनए की अलग अलग प्रोफाइलिंग कराई है। साथ ही अब तक की जांच में संजय रॉय ही मुख्य आरोपी है। मौके से जब्त दूसरी चीजों से डीएनए का मिलान किया गया। रेप और मर्डर केस में सीबीआई की जांच अब आखिरी दौर में है। संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई के पास काफी सबूत हैं और अब सीबीआई के साइंटिफिक टेस्ट के बाद डिटेल रिपोर्ट मिलेगी। तो आरोपी संजय रॉय का डीएनए मैच हो गया है। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। मेरे साथ मनोज वर्मा भी मौजूद हैं और कोलकाता भी आपको लिए चलेंगे। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम जानेंगे इस पूरे मामले में अब तक वहां पर क्या हुआ। लेकिन मनोज, जरा बताइए, सीबीआई की जांच में अभी तक में क्या क्या बातें सामने आ रही हैं और सबसे खास ये डीएनए का मिलान जो हो गया उसको लेकर और क्या पता चला है? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूंगा कि जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि जो डीएनए सैंपलिंग वहां पर की गई थी, यानी कि जो एग्जिबिट्स उठाए गए थे उनका जो मिलान है वो संजय राय के डीएनए से हो गया है। और सूत्र हमारे जो बता रहे हैं कि अब तक की जांच में यही सामने निकल करके आया है कि इस केस का जो मुख्य आरोपी है वो संजय राय ही है। क्योंकि जो पहले शक जताया जा रहा था कि इस मामले के अंदर कुछ और भी आरोपी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, जो मौका वारदात से वहां से डीएनए सैंपल उठाए थे और उन सैंपल्स का जो मिलान है वो संजय राय के डीएनए के साथ ही हुआ है। यानी कि वहां पर किसी और का डीएनए मिलने के जो सबूत है वो सीबीआई को अभी तक फिलहाल नहीं मिले हैं। तो अभी तक की जो जांच है उसमें ये कहीं ना कहीं ये जरूर साफ हो रहा है कि इस मामले के अंदर सिर्फ संजय राय ही अभी तक आरोपी हैं। अभी तक जो फाइनल रिपोर्ट है वो नहीं आई है, क्योंकि जो डीएनए सैंपलिंग की रिपोर्ट आई है उसको एम्स के डॉक्टर्स के पास भेजा गया है। वो जो डॉक्टर्स का पैनल है वो फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा, उसके बाद वो सीबीआई को भेजी जाएगी। और जो जानकारी हमें मिल रही है कि बहुत जल्दी ही इस मामले में सीबीआई चार्जशीट फाइल कर सकती है। और जो डीएनए मैच हुआ एक बहुत बड़ा सबूत है सीबीआई के पास संजय राय के लिए। और अब तक इस मामले की सबूत है और ऐसे सबूतों से फिर गुनहगार का बच पाना नामुमकिन हो जाता है। आरजीकर अस्पताल में करप्शन के मामले में ईडी की भी एंट्री है। आज कोलकाता में 5 से 6 जगह पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर भी पहुंची है। संदीप घोष से जुड़े ठिकानों पर भी रेड की गई। आरजीकर के डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चटर्जी के घर पर भी छापेमारी चल रही है। तो आप देख रहे हैं ईडी की कार्रवाई इस मामले में जारी। मैं आपको सीधे कोलकाता लिए चलता हूं मनोज्ञा के पास। मनोज्ञा, संदीप घोष पर कैसे शिकंजा कस रहा है और ईडी की छापेमारी से जुड़ा क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, आपने एक बात तो हो गई कि डीएनए साबित हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर अब भ्रष्टाचार भी साबित करने की तैयारी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ये पूरी तरह से साबित करने में लगा है। ये रेड जो है ये ईडी द्वारा की जा रही है पीएमएलए एक्ट के तहत, जहां पर मामला दर्ज किया गया है संदीप घोष को आय से अधिक संपत्ति होने का और मल्टीपल आय होने का। ऐसे में उनका घर, उनका मकान, उनका दफ्तर और उसके साथ साथ दफ्तर मतलब निजी दफ्तर और उसके साथ साथ हावड़ा के कुछ स्थानों पर भी ईडी की लगातार करीब 8 से 10 स्थान पर ईडी की रेड्स जारी हैं इस समय कोलकाता में। ईडी ये जानने की कोशिश कर रही है कि इसका सबब क्या था, ये जो इनकम थी इनकी ये कहां से आ रही थी, इसका पर्याय क्या था, ये कहां से आती थी, कितने लोग इसमें शामिल थे और क्या इस मर्डर का भी इससे कोई संबंध है कि नहीं। फाइनेंस का अलग है, यानी वित्तीय मामले पूरी तरह से अलग है, लेकिन ये हत्या का मामला पूरी तरह से अलग है। इसमें अभी तक सिर्फ संजय राय की ही पुष्टि हो सकी है कि संजय राय ही इसमें शामिल था, जिसने हत्या और मर्डर दोनों किया है। क्या कोई और शामिल है, अभी तक किसी और के सबूत मिले नहीं हैं सीबीआई को। यही कोलकाता पुलिस भी पहले दिन से कह रही थी कि इसमें एक ही व्यक्ति है जिसे हमने वाटर टाइट केस बनाकर उसको गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में क्योंकि भरोसे की कमी हो गई है इस पूरे मामले में और सड़कों पर आंदोलन हो रहा है और खुद अब माता पिता ने भी, माँ ने खास तौर से तिलोत्तमा अपनी बेटी के लिए एक भावुक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है कि तिलोत्तमा की माँ को अभी भी इंसाफ का इंतजार है। और यही कोलकाता का हर आदमी भी कह रहा है, क्योंकि अब सारा दारोमदार और सारा भरोसा सीबीआई पर है। वो जो भी जांच करेंगे, वो जो भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देंगे, जिसे कल होना था लेकिन अब हो सकता है अगले हफ्ते हो, उसके आधार पर अब आगे की जांच बढ़ेगी और उसके बाद ही पता लगेगा कि आखिरकार गुनहगार है कौन। बिल्कुल मनोज्ञा, देखिए दर्शकों को हम ये भी बता दें, दरअसल कोलकाता कांड की पीड़िता की मां ने एक चिट्ठी लिखी है जिसका जिक्र अभी आप सुन रहे थे। न्याय के लिए समाज का सहयोग मांगा। मां ने पीड़िता के शिक्षकों को शुक्रिया भी कहा। मेरी बेटी मरीजों की सेवा करना चाहती थी। तो बहुत ही भावुक अंदाज में ये बातें लिखी गई हैं। कोलकाता कांड की पीड़िता की मां ने ये चिट्ठी लिखी है। शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों को शुक्रिया भी कहा उन्होंने।
और अभी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एंटी रेप बिल को लेकर भी एक अपडेट है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अपराजिता बिल को रोका, ममता सरकार से मांगी बिल की तकनीकी रिपोर्ट। राज्यपाल ने ममता सरकार को लगाई है फटकार, मुझे टेक्निकल रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई, यह कहना गवर्नर का। तो बंगाल में एंटी रेप बिल को लेकर एक बड़ी खबर है। एक बार फिर से आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अपराजिता बिल को रोक दिया है, ममता सरकार से मांगी है बिल की तकनीकी रिपोर्ट। राज्यपाल ने ममता सरकार को फटकार भी लगाई है कि मुझे टेक्निकल रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई। और अब खबर में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस में उम्मीदवारों पर मंथन का दौर जारी है। इंतजार कांग्रेस की लिस्ट का हो रहा है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह कि कांग्रेस के खेमे से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। सूत्रों का दावा यह कि बीते कल मधुसूदन मिस्त्री ने अजय माकन कमेटी के सामने दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी बात रखी। अब हरियाणा में टिकट को लेकर कांग्रेस के भीतर और उलझन पैदा हो सकती है। आपको यह भी बता दें कि अभी दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के रोहतक से सांसद हैं, लेकिन अगर वो अब चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मतलब क्या, बड़ा सवाल ये। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं जैनेंद्र के पास। मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, ये तो एक नया ट्विस्ट आ गया। बिल्कुल अखिलेश, और बहुत ही दिलचस्प ट्वीट है। अब तक तो ये चर्चा थी कि कुमारी शैलजा जो लोकसभा सांसद हैं वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। उनका नाम सीएम रेस के तौर पर बताया जा रहा था, भूपेंद्र हुड्डा के प्रतिद्वंदी के तौर पर। रणदीप सुरजेवाला जो फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं लेकिन ज़्यादा कार्यकाल बचा नहीं है, पिछली बार वो कैथल सीट पर चुनाव हार गए थे, अपनी खोई ज़मीन वापस पाने के लिए वो इस बार विधानसभा चुनाव में उतरना चाहते हैं। और साफ तौर पर कांग्रेस के हरियाणा के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनकी तरफ से साफ कह दिया गया था कि सांसदों को चुनाव लड़ाने के हक में पार्टी नहीं है। लेकिन शैलजा और रणदीप ने लगातार दबाव बनाया हुआ था और इन सबके बीच कल जो मधुसूदन मिस्त्री और अजय माकन की विशेष कमेटी है टिकटों को फाइनल करने के लिए जो बनाई गई थी, उनके सामने दीपेंद्र हुड्डा ने भी विधानसभा चुनाव में उतरने का दावा पेश कर दिया। माना जा रहा है कि ये रणदीप और शैलजा की जो दावेदारी है उसके मुकाबले के तौर पर, उनके दावेदारी को खारिज करने के तौर पर एक दांव के तौर पर चला गया कि अगर दीपेंद्र को मना किया जाता है तो फिर उसी के आधार पर शैलजा और रणदीप को भी मना किया जाए, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते, सूत्रों के मुताबिक हुड्डा कैंप नहीं चाहता कि शैलजा चुनाव लड़े और रणदीप इस बार विधानसभा का चुनाव लड़े। जी अखिलेश, तो देखिए किस तरीके से दाव पेच जारी है, शहमात का खेल चल रहा है। इस पर आगे भी आपसे जैनेंद्र में बात करूंगा, लेकिन अभी एक और बड़ी खबर आ गई है। हरियाणा के चुनावी दंगल में कांग्रेस की ओर से खिलाड़ी भी मैदान में ताल ठोकने वाले हैं। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया आज कांग्रेस में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी और बजरंग पूनिया पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। और आज कांग्रेस में ये दोनों शामिल हो जाएंगे, विनेश फोगाट और बजरंग। जैनेंद्र, इस बारे में और क्या पता चल पा रहा है आपको? बिल्कुल अखिलेश, इसी बुलेटिन में 2 दिन पहले आपने दिखाई थी खबर कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उसी दिन ये साफ हो गया था कि अनौपचारिक ज्वाइनिंग, भले ही 1-2 दिन लगे अनौपचारिक ज्वाइनिंग में, लेकिन बजरंग और विनेश जो है वो कांग्रेस के पाले में आ चुके हैं। और हालांकि अब तक ये बहुत आधिकारिक तौर पर साफ नहीं है कि दोनों में से कौन चुनाव लड़ेगा। पहले ये संकेत मिले थे कि दोनों चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब ये जानकारी आई है कि विनेश फोगाट विधानसभा चुनाव में उतरेंगी, जिनकी शुरुआत से ही उम्मीद की जा रही थी। हालांकि विनेश फोगाट शुरुआत में चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब ये जानकारी है कि आज दोपहर 2 बजे के आसपास विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में आधिकारिक तौर पर शामिल होने वाले हैं। विनेश फोगाट विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। बजरंग पूनिया, जिनके बारे में संभावना थी कि वो उन्हें बादली सीट से मौका दिया जा सकता है, लेकिन वहां के जो समीकरण है उसके मद्देनजर बजरंग पूनिया को नहीं लड़ाने का फैसला किया गया है। और ऐसे में बजरंग पूनिया जो है वो कांग्रेस के एक स्टार कैंपेनर के तौर पर पूरे प्रदेश में प्रचार करेंगे और ये दोनों ही आज दोपहर 2 बजे के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अखिलेश, जैनेंद्र, नजर बनाकर रखिए इस खबर पर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अगली खबर, हरियाणा में बीजेपी ने पहली लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन लिस्ट के बाद बागियों ने बीजेपी की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। हरियाणा में बीजेपी के भीतर इस्तीफों की झड़ी लग गई है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। बागियों की लिस्ट में एक नाम कर्णदेव कंबोज का भी है। कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रादौर विधानसभा के मंधार गांव पहुंचे। कवायद कर्णदेव कंबोज को बनाने की थी, लेकिन कर्णदेव कंबोज ने मुख्यमंत्री से हाथ तक नहीं मिलाया। आपको बता दें कि हरियाणा में अब तक 20 से ज्यादा नेता इस्तीफा दे चुके हैं। आप देख रहे हैं नाराजगी, इन तस्वीरों से बहुत कुछ जाहिर होता है।
नायब सिंह सैनी ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से नमस्कार करते हुए आगे बढ़ गए। भले ही बीजेपी के भीतर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं का दावा ये कि जल्द ही सभी नेताओं को मना लिया जाएगा। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। किसी ने कोई रिजाइन नहीं किया, हमारे बहुत सीनियर कार्यकर्ता है, हमारी बातचीत हो रही है। देखिए, एक कमल का फूल है, एक व्यक्ति को मिलना है और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। नहीं, उनकी जो ऐसा है कि उनकी जो भी नाराजगी है उनसे सुनकर उनका समाधान किया जाए। ये हर केस में अलग अलग ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, इसलिए अलग अलग व्यक्ति से बात करके ही नाराजगी दूर होगी ना। किसी एक पैमाने से तो सबकी नहीं हो सकती है। क्या किए जा रहे हैं, बिल्कुल उसी वक्त हमारे जो लीडर्स हैं वो उसी वक्त अपने काम पर लग गए हैं। हमने सभी समय अपने जो भी कार्यकर्ता संगठन में लगे हुए इनका ध्यान और इनका मान, इज्जत, सम्मान हमने किया है। देखिए, राजनीति में बहुत कुछ करना पड़ता है, एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। सब लोग हमारे पार्टी में रहेंगे तो हमारे पार्टी से भी तो कुछ लोग आता जाता है, तो स्वाभाविक तौर पे जो दूसरी पार्टी से आया है हमारे पार्टी में काम कर रहे हैं, तो इनको प्रतिनिधित्व तो नहीं देंगे, समाज में उनका अधिकार नहीं है। हमने ऐसा कोई व्यक्ति को नहीं चुना जो समाज में उनका दायित्व तो नहीं है, वह समाज उनको नहीं मानता। आगे का एजेंडा में अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, अपर्णा यादव की बीजेपी से नाराजगी पर एक अपडेट यह है कि अपर्णा ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। अपर्णा यादव ने अमित शाह को अपनी परेशानी बताई, पूरी बात उन्होंने सुनी है अमित शाह ने और विचार करने की बात उन्होंने कही। आपको बता दें कि दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई है, सूत्र हमें यह बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अपर्णा यूपी महिला आयोग उपाध्यक्ष के लिए तैयार नहीं है, जो पद उन्हें दिया गया था, और खुद उन्होंने गृह मंत्री से बातचीत भी की है। फोन पर इन दोनों की बातचीत हुई है और क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, इस बारे में उन्होंने अमित शाह से बात की। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें कि फोन पर इन दोनों नेताओं की बातचीत हुई है। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय, हमारे सहयोगी, इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, नाराजगी की वजहों का खुलासा हो पा रहा है, आखिर क्यों नाराज हैं वो और क्या बातचीत हो पाई, कुछ और जानकारी मिल पाई हो? देखिए, नाराजगी की वजह तो कल से ही जाहिर हैं। अखिलेश, नाराजगी की वजह यह है कि अपर्णा यादव को राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद दिया गया है और वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं। वो ये उनको उनके कद के मुताबिक नहीं लगा है। वो उम्मीद कर रही थी कि सम्मानजनक पद मिलेगा। उन्होंने 2.5 साल से पार्टी की सेवा की है, परिवार छोड़ करके आई हैं और जहां भी पार्टी ने कहा है वहां पर वो गई हैं, वो उनको नहीं मिला है। इसके मद्देनजर उन्होंने इनकार कर दिया था वो पद लेने से। ये कल ही खबर हमने दी थी और बाकायदा उनको बेबी रानी मौर्य, जो मंत्री हैं यूपी के महिला कल्याण मंत्री, उन्होंने फोन भी किया था, लेकिन वो नहीं मानी थी। उसके बाद वो दिल्ली आ गई। आज उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पे बात हुई है। अपर्णा ने अपनी तकलीफ बयां की है, बताया है कि आखिरकार किस तरह से उनको उनकी उम्मीद के मुताबिक, उनकी सेवा के मुताबिक, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की पार्टी के मुताबिक, उनको पद नहीं दिया गया है। और एक सूत्र हमको ये भी बता रहे हैं, सोर्सेज के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं अखिलेश, उन्होंने ये तकलीफ भी जाहिर की है कि इस स्थिति में वो अपने समर्थकों को, अपने शुभचिंतकों से क्या कहेंगी कि जब उनको उनके कद के मुताबिक, उनकी समर्पण और सेवा के मुताबिक पद नहीं दिया जा रहा है और उन लोगों को पद मिल गया है। ये भी एक मसला आया है, जो कि बाहर से आए हुए हैं। ऐसे भी लोगों को बहुत सारा पद मिल चुका है, ऐसे बहुत सारे लोग मंत्री बने हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं। मैं सूत्र हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं और उनको आश्वासन भी मिला है कि इस मामले में विचार किया जाएगा। तो ये एक बड़ा अहम डेवलपमेंट है। मुलायम परिवार की बहू हैं और परिवार छोड़ करके आई, और उसके बाद से उनको ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ ना कुछ पार्टी देगी, लेकिन जब पार्टी ने दिया तो वो उनको उनके कद के मुताबिक नहीं लगा। ठीक है, धन्यवाद अभिषेक उपाध्याय इस जानकारी के लिए आपका। अब अगली खबर, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक मस्जिद के निर्माण पर जबरदस्त बवाल हो रहा है। संजौली इलाके में मस्जिद के निर्माण से विवाद भड़क उठा है। कल हिंदू संगठनों ने मस्जिद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और अभी की बड़ी खबर यह कि आज भी जुमे के चलते शिमला में हाई अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आरोप यह लग रहे हैं कि नियमों की अनदेखी कर, अतिक्रमण करके मस्जिद का निर्माण किया गया। जुमे की वजह से शिमला में पुलिस का पहरा और अभी किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए शिमला में, आइए जानते हैं अपने सहयोगी सचिन से। सचिन,
जी देखिए, मैं इस वक्त वही हूँ, मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ। और पहले तो आपको मस्जिद दिखाते हैं जिस मस्जिद को लेकर विवाद है। सामने ये मस्जिद है, 5 मंजिला मस्जिद है जिसको लेकर ये विवाद है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये अवैध कंस्ट्रक्शन है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है। हालांकि मामला जो है कोर्ट में है। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला के कमिश्नर हैं, उनके पास मजिस्ट्रियल पावर्स हैं, वहाँ ये मामला चल रहा है 2010 से। तो 44 हीयरिंग्स जो हैं इस मामले में हो चुकी हैं। अब कल दोबारा जो है इसमें हीयरिंग होगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल जो है अगर कुछ फैसला इस मस्जिद के कंस्ट्रक्शन को लेकर आता है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या फैसला जो है अदालत की तरफ से जो है इस मामले को लेकर आता है और उसके बाद हिंदू संगठनों का क्या रुख होता है। पर ये मामला जो है अब तूल पकड़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि हिंदू संगठन जो है वो लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि ये अवैध कंस्ट्रक्शन है और इसको जो है गिराया जाना चाहिए। हालांकि मामला न्यायालय में है, कोर्ट में है, इसलिए सरकार जो है कोर्ट की तरफ देख रही है कि कोर्ट जो है क्या निर्णय इसको लेकर सुनाता है। पर आज सुरक्षा जो है, आज जुमे की नमाज है और सुरक्षा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मस्जिद के बाहर पुलिस फोर्स लगाई गई है। यहाँ पे इस तरफ पुलिस के जवान हैं, दूसरी तरफ जो है पुलिस के जवान है। ऊपर सड़क जो है संजौली से जो है ऊपर कुफरी की तरफ सड़क जाती है, वहाँ भी जवान हैं। तो पुलिस का सख्त पहरा है। पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन करने की कोशिश कर रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। जिस तरीके के लेकर जो है इस मस्जिद को लेकर जो है विवाद हो रहा है, तो सरकार की तरफ से तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं ताकि कानून व्यवस्था जो है वो बनाई जा सके। और आपको बीच में रोकना पड़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अभी एक और बड़ी खबर आ गई। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। इसी बीच दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को झटका देने वाली है। सीमापुरी से आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम आज कांग्रेस में शामिल होंगे। तो आज कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे आम आदमी पार्टी के विधायक। तो दिल्ली के सीमापुरी से विधायक है राजेंद्र पाल गौतम, दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, ऐसे में हरियाणा में जो गठबंधन की बात चल रही है कहीं उसमें दिक्कत ना आ जाए। जिस तरीके से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेता गए। जैनेंद्र, क्या खबर और इसको लेकर आपको मिल पा रही है? क्या इसका मतलब निकाला जाए ये जो ट्रांसफर हुआ है नेता का? बिल्कुल अखिलेश, 11:30 बजे सीमापुरी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम, जो मंत्री भी थे केजरीवाल सरकार में, वो ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस। हालांकि देखिए ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है पॉलिटिकल सर्कल में, जो दिल्ली में जो लोग जानकारी रखते हैं, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम काफी समय से राहुल गांधी और कांग्रेस के संपर्क में थे। लेकिन जो टाइमिंग है वो बड़ी दिलचस्प है कि एक तरफ हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बातचीत कर रही है कांग्रेस, और दिल्ली में उनके विधायक को अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। वो भी वो विधायक जो पहले से ही उनके काफी समय से उनके कार्यक्रमों में शामिल हो रहा था। तो बहरहाल सियासत है, ऐसी दिलचस्प बातें होती रहती है। 11:30 बजे बड़ी खबर यह है अखिलेश कि राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी के विधायक जो है वो शामिल हो रहे हैं। और जब तक उनकी सदस्यता नहीं जाती अखिलेश विधानसभा से, दिलचस्प बात यह है कि 2015 के बाद विधानसभा में एक किस्म से कांग्रेस का खाता खुलने वाला है। कांग्रेस को पहला विधायक एक किस्म से राजेंद्र पाल गौतम के तौर पर दिल्ली में मिलने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र इस जानकारी के लिए। लेकिन हरियाणा में जो गठबंधन की बात चल रही है, जिसकी सुगबुगाहट है, उसे लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत ना आ जाए, ये एक बड़ा पेंच बन सकता है इस पूरे मामले में।